प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद श्री निहालचंद जी, आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामप्रसाद जी एवं सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन। आज की ये प्रेस वार्ता 2021 केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और इसमें बजट में जो मूल आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित नहीं रहे, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया गया है। पूरी विस्तार से इसकी चर्चा हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद निहालचंद जी करेंगे। आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। इसका मुख्य कारण कोरोना महामारी। इसके बावजूद भी देश की वित्त मंत्री जी ने एक मजबूत और एक साहसिक बजट रखा है। इस बजट के माध्यम से पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत एक मजबूत है और भारत की मजबूत बुनियाद ही इस देश का प्रथम लक्ष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार 6 साल से केंद्र में है, लेकिन 6 साल के कार्यकाल में यह देश किस तरीके से आगे बढ़े, विश्व के अंदर भारत किस तरीके से शक्तिशाली बने, दुनिया में भारत की किस तरीके से प्रशंसा हो, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने काम किया है। आदरणीय वित्त मंत्री जी महोदय के बजट में 6 मुख्य स्तंभ, जिसमें रोड है, चिकित्सा है, जिसके अंदर शिक्षा है, जिसके अंदर रेलवे है, भारत का पिछड़े तबके का सर्वांगीण विकास और गांव की पंचायत तक केंद्र किस तरीके से सहयोग करे, यह देखने के लिए, यह बताने के लिए केंद्र सरकार ने भरसक प्रयास किया है। केंद्र की सरकार ने अब की बार 34,83,236 करोड़ रुपए से ज़्यादा बजट का प्रावधान किया। मैं समझता हूं कि इसके अंदर जो मैंने आपको एक प्रेस नोट जारी किया है, उसमें सारी चीज़ें हैं। एक एक अगर मैं स्वास्थ्य पे, अगर जल पे, रेलवे पे अगर मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाए। इसमें सारा कितना कितना पैसा किस मद में, किस विभाग में केंद्र सरकार ने दिया है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पहली बार अभी इस बजट में केंद्र की सरकार ने करीबन 1 करोड़ उज्ज्वला योजना में उसके विस्तार के लिए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। आगामी 1 साल के अंदर सभी जिन्सों के लागत का 1.5 गुना MSP सुनिश्चित किया गया है और करीबन इस देश का ग्रामीण ढांचा का बुनियाद अच्छे तरीके से हो, इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा केंद्र की सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया गया है। चाहे वो सिंचाई का काम हो, चाहे वो MSP का हो, चाहे वो राशन कार्ड का मामला हो। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ये देश में पहली बार हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस देश में पहली बार बजट में कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया है, ये पहली बार हुआ है। पहली बार अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, बहनों और भाइयों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की शुरुआत हुई है और जिसमें करीबन 4 करोड़ बच्चों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 219 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसी तरीके से FDIO रक्षा बजट के लिए 4 लाख करोड़ रुपए, यानी सारा इसमें दिया हुआ है। सारा जो मैंने आपको दिया है, सारी में इसमें बताने की जरूरत नहीं है, मैं काफ़ी लंबा मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन इसमें मैंने सारा कुछ दिया है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इस देश के गांव, गरीब समाज और पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए केंद्र की सरकार ने एक नए भारत का निर्माण किया है और माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह दशक का एक सबसे साहसिक बजट दुनिया में रखा है। इस बजट में सभी वर्गों का विशेष तौर से ध्यान दिया है। आने वाले 5 साल का लक्ष्य निर्धारण करके यह बजट केंद्र की सरकार ने लिखा है, जिसमें ग्रामीण भारत
और शहरी भारत दोनों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपको इसके बारे में अगर कुछ अलग से कोई पूछना है तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी सारा उसमें दिया हुआ है एक एक चीज। वाशिंग लाइन वाला बता दो उसका क्या हुआ? अभी केंद्र सरकार से मेरी बात हुई है, पहले भी बात हुई थी। हनुमानगढ़ जिले के अंदर वॉशिंग लाइन और यहाँ पे जितनी भी जमीन है उस पर एक सोलर प्लांट हम लोगों ने प्रपोज किया है। उसकी केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मंगाई है। रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद में जो ये बजट है, इसी बजट में हम लोग उसको पूरा करेंगे। ये रिपोर्ट कब आ रही है? ये अभी जो बजट चल रहा है अभी बजट 8 मार्च से फिर बजट है। सभी विभागों को कितने कितने पैसे जारी किए जाएंगे, इसी सत्र में हम लोग कराने का काम करेंगे। और एक एमपी साहब, अपने यहाँ ट्रेन की व्यवस्था बहुत कम है। जैसे गंगानगर में बहुत सी ट्रेन चलती है, लेकिन यहाँ चलाते हैं, अब चंद दिनों के चलाने के बाद तो बंद कर देते हैं। जैसे नांदेड़ साहब वाली ट्रेन चल रही थी, अब वो बंद है। कोरोना काल के अंदर जितनी ट्रेनें बंद हुई थी कोरोना काल के अंदर, वो ट्रेनें हम लोग दोबारा चलाएंगे। वो ट्रेनें हमारी कोई भी ट्रेन बंद नहीं हुई है, सारी ट्रेन स्थगित हुई है। जितनी ट्रेन यहाँ से शुरुआत पहले हुई थी वो ट्रेन टोटल दोबारा चलेगी, चाहे वो हम सफर हो चाहे नांदेड़ साहब हो। कोरोना काल के बाद भी चल रही थी, उसके बाद उसको बंद कर दिया है। नहीं, बंद नहीं हो, कोई भी बंद नहीं होगी। समुदाय के करोड़ों लोग, हजारों लोग हैं जो नांदेड़ साहब जाते हैं, इस उद्देश्य को लेकर के ट्रेन को चलाया। वो ट्रेन स्थगित हुई है, बंद नहीं हुई है। मैंने अभी बात की है उसके लिए, चेयरमैन से मैंने बात की थी, रेल मंत्री जी से मैंने बात की थी, दोनों ट्रेन के नांदेड़ साहब के लिए, हम सफर के लिए, दोनों के लिए कब तक चलेगी? अभी चलेगी, इसी महीने हम लोग चलाएंगे। सांसद महोदय, गंगानगर हनुमानगढ़ जिला दोनों आपके क्षेत्र में है, लेकिन जो आंकड़े हमने जो विश्लेषण किया है उसमें गंगानगर जिले में सांसद कोटे से ज्यादा काम हुए, हनुमानगढ़ में कम हुए, क्या कहेंगे इस पर? गंगानगर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र है और हनुमानगढ़ जिले में मेरे पास 3 विधानसभा क्षेत्र है। वो रहता ही रहता है, लेकिन हनुमानगढ़ में आज तक जो डिमांड हुई है उसको मैंने पूरा किया है। अब आप मुझे ये बताओ, पूरे गंगानगर जिले में मैंने 13 आरयूबी आरओबी दिए हैं और हनुमानगढ़ अकेले में मैंने 13 आरयूबी दिए हैं, 13 आरयूबी और आरओबी दिए हैं, तो आप क्या कहेंगे? हनुमानगढ़ में सबसे बड़ी मांग वाशिंग लाइन की है। वाशिंग लाइन को मैं पूरा मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन ये पास नहीं हो पा रहा है। मैं पूरा करूंगा वाशिंग लाइन को, आप चिंता मत करो। वाशिंग लाइन लेके आऊंगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, ये मेरे पे छोड़ दो। एक आपने इसमें शीट दी है, राजस्थान का स्टेट का टैक्स तुलनात्मक विवरण इसके अंदर दिया है, लेकिन सेंटर का जो टैक्स है वो कम क्यों नहीं हो रहा? सेंटर का टैक्स अब कम किया ना 4%। सेंटर का कम 4% अभी किया है। तो सेंटर का स्टेट का टैक्स है, राजस्थान में जो स्टेट टैक्स है वो ज़्यादा है, केंद्र का टैक्स वो कम है, दुगना है। केंद्र में 28 रुपये पेट्रोल और 26 रुपये डीजल का टैक्स है केंद्र का। अभी कम किया, पहले 32 रुपये था, अब 28 रुपये हो गया। पहले 31 रुपये डीजल पे था, अब 26 रुपये हो गया। कम किया ना केंद्र ने। ये तो 28 रुपए के ऊपर ही लगता है ये जो नहीं, ये जो कम किया है केंद्र सरकार ने, पहले 32 रुपये पेट्रोल था, 31 रुपये डीजल था। अभी केंद्र सरकार का टैक्स है वो 28 रुपये है और पेट्रोल पे और 26 रुपये डीजल पे। और ये जो टैक्स लगा है 28 रुपये 26 रुपये, ये एक स्टेट में नहीं पूरे देश में एक जैसा टैक्स लगा है। रसोई गैस पे भी राज्य सरकार लगाती है। राज्य सरकार सब चीज़ पे वेट लगाती है, अपना टैक्स अलग से लगाती है, सब चीज़ पे लगाती है। स्टेट जीएसटी आने के बाद तो पेट्रोल डीजल और शराब भी रह गया है क्या? रोड पेट्रोल डीजल शराब का मुझे पता नहीं, पेट्रोल डीजल जीएसटी में नहीं है। वो तो जीएसटी ये रसोई गैस भी उस पे लगता है क्या जी? रसोई गैस का सारी चीज़ों पे स्टेट अलग से वेट लगाती है, सब चीज़ों पे। जैसे हम लोग केंद्र सरकार का जो जीएसटी है उसका 42% स्टेट को शेयर होता है और स्टेट गवर्नमेंट वो अलग से अपना वेट लगाती है, अलग से टैक्स लगाती है। तो खत्म नहीं हो गया जो वेट तो जीएसटी के बाद? जीएसटी केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार की है, लेकिन टैक्स अलग लगाती है। स्टेट शेयर आप स्टेट को देते हो जो शेयर नहीं, वो पेट्रोल डीजल पे नहीं है ना। पेट्रोल डीजल का पेट्रोल वो डीजल और शराब जो जीएसटी से बाहर है बस 2-3 चीजें ही हैं। उन पे टैक्स लगता है। पेट्रोल डीजल और शराब भी बाहर है। ये पेट्रोलियम पदार्थ में गैस पे कर तो अब ये तो स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ाया। पहले तो अपने हरियाणा का 4 रुपए 3 रुपए प्रति लीटर फर्क था, आज वो 10-11 रुपए हो गया। वो तो स्टेट के टैक्स की वजह से बढ़ा है। ये जो रसोई गैस है, ये जैसे अभी पेट्रोल बढ़ गया, जैसे पेट्रोलियम पे उन्होंने नहीं लगाया, तो ये पेट्रोलियम पे आता है क्या? पेट्रोलियम पदार्थ में जैसे रसोई गैस इसलिए लगा रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो है ही। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कब स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है? चाहे बायो है चाहे कुछ भी, सब पेट्रोलियम में आता है। टोटल एक सांसद महोदय, बठिंडा से सूरतगढ़ तक डबल लाइन का प्रस्ताव एक बार आपने भी दिया था, वो कहाँ तक बात आगे बढ़ी है? डबल लाइन का प्रस्ताव कोरोना की वजह से हमारे सारे पेंडिंग है। हमारे जो पूरे मेरे ज़िले में हम लोगों ने 116 करोड़ रुपए की एक राशि और 236 करोड़ रुपए की एक राशि का विद्युतीकरण किया था।
विद्युतीकरण हमारा करीबन कंप्लीट है इस लाइन का, लेकिन बीच में विद्युतीकरण अब रुका हुआ है कोरोना की वजह से। वो सारा कंप्लीट होने के बाद में हमने पहले विद्युतीकरण का रखा है कि विद्युत से हमारी सारी गाड़ियाँ चलनी चाहिए, ताकि कोहरे में गाड़ी कोई भी लेट नहीं हो। और वो जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में दोहरीकरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार स्वीकृत करेगी। ट्रेनें कब तक चलेंगी इधर ये जो, क्योंकि अभी बसों में बहुत भीड़ जा रही है, कोरोना पीरियड है। ट्रेनें चलने पे ही है अभी, ट्रेनें सारी चलने पे। एक्चुअल में क्या 5000 जो डिब्बे हैं, जो ट्रेन के जो 5000 डिब्बे वो कोरोना के पेशेंट के लिए रिजर्व किए थे, उनको हॉस्पिटल बनाया गया था। जब तक ये कोरोना ये जो केंद्र सरकार ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो रिटायरमेंट नहीं देगा, ये अब पेशेंट खत्म हो गए, तब तक उसको रेलवे अपने वो कर नहीं सकती। एक सांसद होकर भाजपा पे आरोप लगता है कि आपके पास स्टेट लेवल, किसान आंदोलन की बात कर रहा हूँ, उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि स्टेट लेवल पे आपके पास ऐसे बुद्धिजीवियों की कमी है, ऐसे वक्ताओं की, ऐसे नेताओं की, कि जो सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट पे पकड़ रखते हैं और जनता से समझाइश कर सकें। उसके अभाव में ये स्थिति हो रही है कि अपने हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में आंदोलन ज्यादा जोर हो रहा है। मतलब सब्जेक्ट पे पकड़ ही नहीं है, जनता को समझा ही नहीं पा रहे आप लोग। जनता को समझाने में पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसमें कांग्रेस और कॉमरेड जब दोनों घुस गए तब जाके डिस्टर्ब हुआ सारा का सारा मामला। और मैं कह सकता हूँ ये कृषि कानून जो बना है, कृषि कानून नहीं रूप देके जब ये रिपोर्ट बनी थी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का प्रस्ताव था। और जिस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया केंद्र सरकार ने, उसमें एक कमेटी बैठी थी। कमेटी में अमरेंद्र सिंह जी जो मुख्यमंत्री उनके सिग्नेचर है, कमलनाथ जी के सिग्नेचर है कमेटी में यूपी के सीएम के हैं, कर्नाटक के सीएम के हैं, महाराष्ट्र के सीएम के 8 सीएम ने इसको यस किया, तब जाकर वो कमेटी ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी। और लागू होने के बाद में कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की वजह से इस आंदोलन को जो हवा दे रही है वो सारी दुनिया जानती है। स्वामीनाथन में क्या एमएसपी का कोई सवाल नहीं था? 1954 में जब एपीएमसी बना था 1954 में, उसके बाद में 70 साल बाद ये कानून हम लोग लेके आए हैं। आज तक कोई भी सरकार इस कानून को पार्लियामेंट में लेके नहीं आई। एमएसपी को आप कानून में डालेंगे तो हर साल कानून बदलने के लिए, एमएसपी बढ़ाने के लिए आपको पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा, कोई संभव नहीं हो पाएगा। लोग बाग उनकी बातों में आ रहे हैं, मान लीजिए वो भरमजाल फैला रहे हैं, उनके भरमजाल में आ रहे हैं, आपकी बात नहीं मान। मैं इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप सब लोग इस तरीके से छापो। देश के प्रधानमंत्री जी पे हम सब लोगों को विश्वास है, उन्होंने कहा है किसी भी कीमत पे हम लोग एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे हम लोग एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, ये केंद्र सरकार ने कहा है। तो एमएसपी बिल में क्यों नहीं इसको अमेंडमेंट या संशोधन कर रहे हैं? अगर बिल में लाना पड़ेगा तो एक बार इसको निरस्त करके दोबारा इसमें अमेंड करके, नहीं ऐसा नहीं होता। एक क्या मतलब है? आप देखो, आप सब लोग बुद्धिजीवी हो, 1954 के बाद में पहली बार हम लोग बिल लेके आए हैं एपीएमसी का। अगर इसमें हम लोग एमएसपी जोड़ते हैं तो हर साल बिल लाना पड़ेगा एमएसपी बढ़ाने के लिए, और हर साल कोई ला ही नहीं सकता। बिल तो लाना नहीं, उसमें जरूरत पड़ेगी, सबसे आप ज्यादा गारंटी दे दोगे ना, इसमें तो एमएसपी रहेगी। अभी तो ऑप्शन दे रखा है, दोनों चीजें रहेगी, पैरेलल रहेगी। वो गारंटी दे नहीं सकते इसमें, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग में रिपोर्ट में जो लिखा है 201 जो नॉर्म्स थे, उन 201 नॉर्म्स को हमने कंप्लीट किया है। टोटल जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी सेम वही लागू हुई है, और उसमें सब लोगों ने यस किया है। ये जो ई-नाम पोर्टल है ये भी एक ऑनलाइन खरीद की व्यवस्था ही है, तो इसमें ही अगर सारी मंडियां जोड़ दी जाए तो नए कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ई-नाम पोर्टल में तो देखो, कानून तो आपको इस देश के लिए, किसानों के लिए बनाना ही पड़ेगा। इसमें ऑनलाइन खरीद का प्रावधान, ऑनलाइन कोई भी खरीद, व्यापारी कहीं से भी खरीद सकता है और इसमें मंडी टैक्स भी मिलेगा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जब कानून बनता है ना, कानून बनने के बाद में कोई भी कंपनी कहीं से खरीद सकती है, कानून से पहले कोई भी कंपनी कहीं से भी नहीं खरीद सकती। जैसे कानून बना है, अब कोई भी कंपनी बाहर बेचे किसान को, तो देखो केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने किसान को एक ऑप्शन दिया है, कोई कानून में कोई बदलाव नहीं है, एक ऑप्शन दिया है कि आप अंदर बेचो तो अंदर बेचो, एपीएम मंडी समिति में बेचो तो मंडी समिति में बेचो, आपको बाहर बेचना तो बाहर बेचो, कहीं भी आप बेच सकते हैं। अगर मैं मंडी में बेचना है तो मैं मेरे खेत में बोर्ड लगा दूं, मेरे गांव में बोर्ड लगा दूं, मेरे पास में तो मैं मंडी में बेचूंगा, तो कौन रोकने वाला? कोई नहीं रोकने वाला। ई-नाम में तो बाहर भी बेच सकते हैं, ई-नाम में तो ये तो किया ना भाई साहब, ई-नाम पहले तो नहीं था। हाँ जी, ये पहले तो मंडी के बाहर आप कहीं नहीं बेच सकते। आज मैं मेरे गांव ये में कानून बनने से पहले, तो कैसे बेच पाऊंगा? कानून बनने से पहले हम लोग बॉर्डर पे रहते हैं, आपकी फसल कभी हरियाणा और पंजाब में बिकने के लिए नहीं जाती थी, नहीं बेच सकते थे। अगर मैं हनुमानगढ़ जिले का वासिंदा हूँ, मेरी जमीन हनुमानगढ़ में है, अगर मैंने जाके सूरतगढ़ में बेची है फसल,
तो मुझे मंडी समिति द्वारा मुझे नोटिस दिया जाता था, भी आपने सूरतगढ़ में क्यों बेची, आप हनुमानगढ़ में बेचनी है आपको फसल, ये नोटिस दिया। लेकिन उन सारी बातों को उनको दूर करने के लिए, किसान को सुविधा मिले, इसके लिए ओपन मार्केट किए है। बस इस ओपन मार्केट किया, कहीं बेचो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ई नाम में सर ये था कि कोई भी कंपनी कहीं भी माल खरीद सकती है, उसे बस स्टेट में एक जगह रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और जितना वो परचेज करना चाहती है उसकी एवज में उसकी बैंक गारंटी जमा होती है या कोई भी गारंटी रखा जाता है। तो वो कहीं से हम लोग जब एमएसपी केंद्र सरकार तय करती है तो केंद्र सरकार भी खरीदती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी खरीदती है, लेकिन वो खरीद तब पाएगी ना जब केंद्र सरकार कानून में लेके। अब आपके यहाँ पे राजस्थान में, हमारे यहाँ पे 2,80,000 मेट्रिक टन यहाँ पे चावल होता है, लेकिन हमारा कभी भी सरकार वो खरीदती नहीं, चावल नहीं खरीदती, कभी भी सरकार चावल नहीं खरीदती। हरियाणा में खरीद रही है, पंजाब में खरीद रही है, हमारे यहाँ पे इसलिए नहीं खरीद रही कि स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन नहीं करी भी हम लोग खरीदेंगे। अगर केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन करे तो केंद्र सरकार उसमें यस करती है हमेशा। हमारी 23 फसल ऐसी है जिस पे एमएसपी तय होता है, ठीक है। तो ये कानून में लाने के बाद में सारा मार्केट ओपन हुआ है। कानून में लाने से पहले मार्केट ओपन नहीं था। वैसे तो खरीदने में तो हरियाणा के लोग पहले आपसे खरीदते थे ना माल, लेकिन अनऑथराइज था वो अनऑथराइज था। नहीं, अब तो वो बाहर खरीदे तो भी ऑथराइज है, अंदर खरीदे तो भी ऑथराइज है। गांव में कैसे खरीदते हुए? मंडी में और एपीएमसी का आप जो परचेज कर रहे हो उसको मंडी टैक्स दो और आप खरीदो। हाँ तो मंडी टैक्स देकर ही ना। हाँ तो वही तो खत्म किया है मंडी टैक्स ही। तो अब गांव में मेरे से खरीदेगा, मेरे को मंडी टैक्स क्यों देना पड़ेगा? और मंडी में जो 2.5% टैक्स है इसको 1.5 किया जाना चाहिए। मंडी सब स्टेट का काम है। आप मंडी में बेचो ना, कौन मना करता है? मंडियाँ खत्म कहाँ हो रही है? 1998 के अंदर जब डॉक्टर साहब थे, जब भैरव सिंह जी शेखावत थे, तो इन्होंने चुंगी टैक्स माफ किया था, किसानों का किया था ना। तब कांग्रेस पार्टी में हाहाकार मचा था, मंडियाँ सारी खत्म हो जाएगी। आज तक तो नहीं हुई, सारी मंडियाँ चल रही है ना। राज्य सरकार को चाहिए कि मंडी टैक्स 2 रुपये 60 पैसे उसको घटाना चाहिए। अब आपके हरियाणा में, पंजाब में 1-1 रुपये की है ना, मध्य प्रदेश में घटाया, तो हमारे भी यहाँ पे घटाना चाहिए। गुजरात में सब जगह घटाया है, हमारे भी घटाना चाहिए। हमारी सरकार ने अब तक 2 रुपये 60 पैसे रख रखा है। पहले 1.60 थे, अब 2.60 कर दिया, जबकि उसको घटाना चाहिए था। सांसद महोदय, एक बातमाला प्रोजेक्ट है अमृतसर से जामनगर जो बन रहा है, उसकी मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने लंबा धरना लगाया। कोरोना में बंद हुआ, फिर उन्होंने दिल्ली के पास अब धरना लगा दिया है। इस मुआवजे के संबंध जो देना है किसानों को, उनके हक का कह रहे हैं, डीएलसी रेट और है, बाजार रेट और है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? आप इसमें वही था, ये ग्रीन कॉरिडोर 25,000 करोड़ रुपए का बन रहा है भावनगर से बठिंडा का। इसमें स्टेट गवर्नमेंट रिटर्न में केंद्र सरकार से जितना पैसा मांगेगी, चाहे 4 गुना मांगे, चाहे 8 गुना मांगे, 16 गुना मांगे, पैसा लाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। जितना स्टेट गवर्नमेंट पैसा मांगती है उतना पैसा केंद्र सरकार देती है। मैं आपके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा और प्रशासन से कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन केंद्र सरकार को लेके भी हम इतना कंपनसेशन लेना चाहेंगे, वो कंपनसेशन केंद्र सरकार अपने खजाने से देगी। तो डीएलसी रेट बढ़ाए ना कौन लोग। जैसे अभी कई मंडियों से खरीद की बात चल रही थी, वहाँ जा रहे हैं, या पंजाब वाले राजस्थान आ रहे हैं, राजस्थान वाले पंजाब जा रहे हैं। इन्हीं दूरियों को तो खत्म करना है। जब रेट ही सेम होगा, सब जगह एक जैसा होगा, तो मतलब ये स्थितियां नहीं उत्पन्न होगी। क्योंकि अब अगर मैं सोचता हूँ कि मेरी इलाहाबाद में जाके बहुत अच्छी रेट मिल सकती है, और जैसे हम पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, मुझे पंजाब, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लोहर जाना है तो मैं ऐसे होके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे 11 रुपए लीटर सस्ता मिलेगा। तो इन टैक्सों को मतलब बराबर करने के लिए क्या प्रयास है केंद्र सरकार? ये तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ भी मतलब कहीं ना कहीं जिस प्रकार का आपका विरोध है। राज्य सरकार अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो कितना वेट लगाती है, कितना टैक्स लगाती है, उसको केंद्र सरकार रोक नहीं सकती। रोक तो नहीं सकती। एक बात जीएसटी में नहीं ला सकती क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको? तो 2% हो जाएगा ना, स्लैब उतना है नहीं, 2.5% से ऊपर वाला नहीं ला सकते। स्टेट गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। केंद्र सरकार का जितना पैसा आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट, अगर हम लोग हेल्थ में 1 लाख करोड़ रुपए देते हैं, हमने 325 करोड़ रुपए आपके यहाँ पे हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए दिए। यहाँ पे 4.5 करोड़ रुपए मैंने यहाँ पे आपके इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए डॉक्टर साहब ने घोषणा की थी, तो वो हम लोग पैसे लेके, आज तक वो पैसा लागू नहीं हुआ, क्योंकि जिस मद में वो पैसा आया था, स्टेट गवर्नमेंट ने वो मद चेंज करके वो पैसे दूसरी जगह लगा दिए। तो स्टेट गवर्नमेंट को अपने उस पावर है कि वो कुछ न कुछ चेंज करती है, कर सकती है। एक निकाय में स्वच्छ भारत मिशन का जो पैसा आ रहा है शौचालयों का, निकायों के पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो आगे आम जन को लाभान्वित नहीं करें, उनको पेमेंट नहीं करे हैं। मानकर नगर परिषद की बात करें तो इनके पास सितंबर महीने में शौचालय की किस्त आ चुकी थी सेंटर से, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं दी उनको।
केंद्र ने नहीं दी। नहीं, केंद्र की कोई पेंडिंग नगर नहीं, परिषद ने नहीं दी। तो नगर परिषद का काम है। केंद्र की कोई पेंडिंग। अब की बार अभी मीटिंग होगी, मीटिंग से और अभी भी मैं जिला प्रशासन से मैं जानकारी चाहूँगा इसके बारे में, मैं बात कर लूँगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अभी जैसे भाषा में क्वेश्चन पूछे, स्टेट गवर्नमेंट क्या अब आ रहा, राजस्थान का जितना बजट है, नरेगा का बजट है मान लेते हैं राजस्थान में, तो अब की बार हमें 11,000 करोड़ रुपये कम मिला है। ठीक है, बजट में कम आया है। तो कम आने का आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको चल के बता रहा हूँ कम आने का कारण ये है, जितना पैसा केंद्र सरकार राजस्थान को दे रही है उतना पैसा राजस्थान खर्च नहीं कर पा रहा है, और उतनी फ्री यूटी नहीं जा रही है केंद्र सरकार को, उसकी सीसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो केंद्र सरकार उतना पैसा फिर कम कर देती है। हमने केंद्र सरकार से राजस्थान को BRGF में हमने 2,000 करोड़ रुपये दिए, तो हम 5,000 करोड़ रुपये एक साल के देते हैं, 2,000 करोड़ रुपये राजस्थान में BRGF में दिए, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड में। अभी तो हम लोग उस योजना को खत्म कर दिया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पैसे ही नहीं ला रही है। 5,000 करोड़ रुपये हमको देने थे, हमने 2,000 करोड़ रुपये एक ही दी, कोई कंप्लीट नहीं हुई, तो बाकी 3,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार दे ही नहीं पाई। सर, एक बजट के अंदर सैनिक स्कूल की घोषणा हुई है राजस्थान के अंदर भी, अभी जगह डिसाइड नहीं है, लेकिन हनुमानगढ़ चाहता है कि सैनिक स्कूल हनुमानगढ़ में ही बने। आप सबसे मैं आग्रह करूंगा, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा, जमीन आप दे दो, पैसा मैं दे दूंगा, सैनिक स्कूल आके मैं दूंगा। जमीन मुझे नहीं मिल रही है यहाँ पे, और मैंने कलेक्टर साहब को मैंने कई बार पत्र लिखे हैं और अभी तक ज़मीन नहीं मिली है। अगर मुझे राज्य सरकार ज़मीन दे, मैंने CM साहब को अभी 2 दिन पहले ही, 4 फरवरी को मेरा बर्थडे था, तो CM साहब का फ़ोन है, मैंने उनसे आग्रह किया था कि मुझे ज़मीन दी जाए, ताकि हनुमानगढ़ में, गंगानगर में मैं सैनिक स्कूल, तो मैं सैनिक स्कूल के लिए जितना पैसा लगेगा उतना पैसा केंद्र सरकार अपने खजाने से देगी। सैनिक स्कूल मैं लेके आऊँगा, ज़मीन मुझे राज्य सरकार देगी। सांसद महोदय, अगला वित्तीय वर्ष आ रहा है, उसमें दोनों जिलों में क्या आपके निर्माण के क्या प्रयास रहेंगे आगे, आने वाली योजनाएं रहेंगी, उसमें क्या रहेगी योजना? अभी तो हम लोग जितनी हमारी जो रेल बंद है, मैं उस सबसे पहले उसको चलाने का प्रयास करूँगा। दूसरा, हमारा जो पेंडिंग काम है, जैसे सड़कों का है, यहाँ पे जितने प्रपोजल पेंडिंग है इस बजट में, स्टेट बाईपास का है, स्टेट गवर्नमेंट कितने प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजती है, उस पर मैं डिपेंड करता है, उस पर उसको हम लोग सैंक्शन कराएंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार को कोई प्रोजेक्ट भेजा ही नहीं, तो फिर हम लोग क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम लोग कोई पैसा किसी भी मद में हम लोग दे नहीं सकते। केंद्र सरकार कोई भी काम चालू करने से पहले स्टेट में कोई भी सरकार उसका वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखती है पहले, स्टेट ने हमसे क्या मांगा है। अगर मैं 3 कृषि कानूनों पर ये किसान और सरकार के बीच की गांठ कब तक खत्म होने की संभावना है? प्रयास तो ना केंद्र सरकार कर पा रही है, किसान वार्ता के लिए केंद्र सरकार ने ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सबसे पूछ के फिर लागू किए। अगर इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो जो कमेटी के सदस्य थे, जो किसान संगठन है, वो केंद्र सरकार को अवगत कराएं। अगर कुछ चेंज करना है, आपके बीच में तो काफी 11-12 दौर की बात तो हो ही चुकी है। नहीं, वो तो एक ही बात एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। नहीं, समझते सारे हैं, लेकिन वो कह रहे कानून वापस लो, कानून वापस कभी मांग पता तो नहीं। अगर ऐसा कुछ समझ तो बीच का रास्ता तो निकाल, बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार है। सांसद महोदय, तीसरी बैठक में आपने सुना भाई, पहले तो इनकी मांग थी MSP को कानून बनाओ, तीसरी बैठक में हम सब ने सुना है, तोमर जी ने कहा वो इस पर विचार करते हैं। चौथी बैठक में अगर MSP का किसी संगठन ने नाम रखा है तो बताओ। चौथी बैठक आप निकालो रिकॉर्ड, चौथी बैठक में MSP का जिक्र ही नहीं आया। पहले ही बार कह दिया तीनों कानून रद्द करो, MSP का है तो आप सारी, उसके बाद उस चौथी बैठक से 11 बैठकें हुई है, 7 बैठकें, उसमें आप रिकॉर्ड निकाल लो, कहीं उसमें MSP का जिक्र ही किया है। नहीं फिर आपसी हाँ, तो हम तो कह रहे हैं वार्ता को आज ही तैयार है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो वो कौन कहेगा, किसी को तो विश्वास करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप ये देखो, इस तरह की राजनीति नहीं होती। परसों आए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कभी कोई चर्चा की कि नहर की लाइनिंग पंजाब में 1976 करोड़ रुपए 2018 में दिए हुए? ठीक है, पिछले साल कोरोना काल था, काम नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, आज भी उनकी कोई तैयारी नहीं। किसान की फसल कहाँ होती होगी, हनुमानगढ़ जिले की सिंचाई क्षेत्र से। और भाई साहब ने कहा भाई इसके मुद्दा ही उठाने की जरूरत, दो लोगों को भिन्न मांगे, किसी ने उम्मीद नहीं की इस तरह हमारी सारी बढ़कर वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बढ़कर किसान के लिए तैयार हुई। अभी और आज भी उसमें पैसा पड़ा है। आज वो पैसा, जब तक वो पैसा नहीं लगेगा, पंजाब पार्ट में नहर की मरम्मत नहीं होगी, पानी नहीं आएगा। नहर 3 बार टूट चुकी है, पंजाब में लीकेज हुई है, 5 मंत्री हैं इस विभाग के। अगर किसान की कांग्रेस को चिंता है तो आपके माध्यम से पूछता हूँ मैं, अगर किसान की चिंता होती तो 5 मंत्री है और यहाँ के जनप्रतिनिधि है सरकार, एक भी कोई नहर पर गया है तो आप सबको जानकारी, किस बात की किसान की चिंता करते हैं?
टैक्स मंडी में टैक्स बढ़ाया है, तो लोग तो बाहर ही बेचेंगे जब मंडी में टैक्स इतना लग रहा है। अन्य स्टेट से सबसे ज्यादा राजस्थान में। डीजल पर किसान की बात करें तो डीजल पर सब स्टेट से राजस्थान में, और राजस्थान में हनुमानगढ़ में सबसे किस मुंह से किसान की बात आपसे है। एक छोटा सा सवाल रहेगा, आप तो लगातार प्रधानमंत्री से मिलते भी रहे हो और सदन में भी काफी बार जाते रहे हो, क्या लग रहा है आपको कृषि कानूनों को लेकर सरकार क्या बिल्कुल फाइनल है स्टेज पे, अभी वो कानून वापस नहीं लेगी? वापस कानून होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कैसे हो सकता है? कानून में संशोधन हो सकता है। आप संशोधन हम लोग करने के लिए तैयार है, आप बता दो ये संशोधन करना है, संशोधन हो जाएगा, कोई 1% की प्रॉब्लम नहीं। वो 1 कदम चलेंगे, हम 5 कदम आगे बढ़ेंगे। हम भी तो किसान हैं, हम चाहते हैं किसानों का फायदा हो, इसीलिए तो हम लोगों ने सब किया। पहली बार देखो हमारी 182 रुपये मजदूरी दिहाड़ी थी 182 रुपये। पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने 202 रुपये किए, तो किसानों का फायदा करने के लिए हम लोगों ने किया है सारा कुछ। किसानों को 2 चीजों का डर है, एक तो मंडियां खत्म हो जाएगी जैसा कि मैंने कहा, और दूसरी बात जैसा कि आपने भी समझाने का प्रयास किया कि मंडियां नहीं खत्म होगी, फिर भी एक चीज का वो डर है। दूसरा ये चीज है भी जो प्राइवेट कंपनियां एक बार तो हमसे खरीदेगी, लेकिन आगे चलकर मंडियां जैसे ही खत्म हो जाएगी, वो जैसे बिहार में हाल है वो हाल होगा, जो बिहार वाले पंजाब में अपना चावल बेच रहे हैं। तो इस प्रकार की हालात से किसान देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मंडी कभी खत्म नहीं होगी। जब हम लोग FCI जब गेहूँ खरीदती है तो यहाँ पे क्या होता है, ये अपना स्टेट गवर्नमेंट अपना 40% जब उनको देती है, 80% जो उनको पैसा देती है, वो साथ में लगा के केंद्र सरकार को भेजती है कमीशन के तौर पे। केंद्र सरकार कमीशन भी केंद्र सरकार देती है। तो CCI में स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, बाकी फसलों में स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, केंद्र सरकार को इनका जो कमीशन बनता है, व्यापारियों का कमीशन बनता है, कमीशन लगा के केंद्र सरकार को भेजे, केंद्र सरकार पैसे देगी। एक बात ये। दूसरी बात ये, हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी ये सारी ले जाएंगे, व्यापारी ले जाएंगे। आज से हम लोग गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में रहते हैं, हमारे किन्नों की फसल होती है, ठीक है। आज से 50 साल से पहले किन्नों की फसल खरीदने के लिए व्यापारी आते हैं, बाहर से ठेकेदार आते हैं, कोई कंपनी आते हैं। मेरे पास में अगर 50 बीघा जमीन है तो 25 लाख रुपए, सॉरी 25% पैसा मुझे वो पहले देते हैं, बाकी किन्नू लेके जाते हैं तो वो दे के जाते हैं अपने पैसा। क्रॉप इंश्योरेंस भी होती है, क्रॉप इंश्योरेंस भी होती है, लेके जाते हैं। कभी आज तक किसी भी व्यापारी ने हमारी जमीन हड़पी नहीं है, तो अब कैसे हड़प सकता है व्यापारी? पहले क्या हुआ था, पहले अगर कोई इसमें किसान अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दे तो किसान पे FIR लॉज होती पंजाब थी। के कानून में 5 साल की सजा। 5 साल की सजा है, अब वो भी नहीं है। 5 लाख रुपए जुर्माना था, वो भी नहीं है। आपने अमेरिका के नए फार्मिंग में ये प्रावधान भी है कि मान लीजिए फसल खराब होती है, किसी फार्मर से किसी कंपनी ने कॉन्टेक्ट किया, इन बिटवीन अगर उसकी फसल खराब होती है तो वो जो है पैसा इंश्योरेंस कंपनी से ले, इंश्योरेंस किसान को उससे कोई फर्क नहीं ना। पड़ता। जैसा कि किसान तो सारी बात में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान तो सारी बात से आपने फ्री कहा है। कि केंद्र पैसा देने के लिए जैसे FCI वगैरह जो आपने कहा खरीद करके केंद्र अपने हिस्से का पैसा देती भी है। अब बात रही भी आप कह रहे हो केंद्र सरकार, अब GST का आरोप लग रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को GST का पैसा नहीं दे रही है। पहले 32% केंद्र सरकार का टैक्स कलेक्शन का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिला करता था। डॉक्टर साहब से पूछ लो आप, अब 42 केंद्र ने कर दिया है। 42% पैसा कर तो दिया, नहीं मिल रहा है। आरोप लगा रही है। नहीं, आरोप लगाने का कोई किसी पर आरोप लगाए, लेकिन आप अपना रिकॉर्ड चेक करो। बता रहे हैं। 42% पैसा केंद्र सरकार का मिल रहा है स्टेट को, 42% पैसा। आप नेट चेक करो, नेट पे आप हर चीज आजकल तो ऑनलाइन है, टोटल कहीं भी चेक करो ना आप। अरे भाई राज्य सरकार की क्या जो इरिगेशन का पैसा 3291 करोड़ में से 700 कोरोना काल में निकाल लिए, लेकिन ये तो लाइन ऐसी लिख के गए कि उनको समेत ब्याज जमा कराना पड़ा। ये भी इनके रिपोर्ट में चेक कर लो। इरिगेशन का जो नहरों की मरम्मत का पैसा था 3291 करोड़, एक साल में तो लगना नहीं था, वो सारे चेंज कर 700 करोड़ निकाल लिए इन्होंने कोरोना में, और वापिस अब ब्याज समेत जमा कराने पड़े इनको। ये भी रिकॉर्ड इसमें आप नेट में चेक कर लो, वापिस जमा कराने पड़ेगा। अधिकांश जो बैंक हैं वो डायरेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट कमेटियां तमाम उनके अंदर में है। तो जो किसान जो कर्ज लेता है उसके लिए थोड़ी सी बैंक की जो वसूली है उसके तरीके थोड़े से लचीले होने चाहिए। कई बार उसकी जमीन वगैरह ये आपका सुझाव है, माननीय MP साहब है, पार्लियामेंट में रखें। और सुसाइड करना और भाई जी अरे बोलिए आप। अपनी उतार सकना, ओपन में कर पोस्ट